आज की अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चीन पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत को दिखाया है दुस्साहस। सीपीईसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे पड़ोसी देश, भारत जता चुका है इस पर आपत्ति। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तान ने अब तक क्यों नहीं दी नरेंद्र मोदी जी को बधाई, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दिया है जवाब। तो वहीं भारत के लिए पाकिस्तान का कोई महत्व नहीं, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं भेजा न्योता तो भड़के पाकिस्तानी। साथ ही बिना इनर लाइन परमिट हिमाचल के इंदौर में दाखिल हुआ चीनी युवक दबोचा गया। इससे पहले बिहार में भी मिला था, 10 जून तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन की सीक्रेट बेटियां अचानक सबके सामने आ गई दोस्तों, जिसके बाद मच गया हड़कंप। साथ ही साथ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का मिला था ऑफर, जिसके बाद क्या हुआ दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन पाकिस्तान का बड़ा दुस्साहस, पीओके में सीपीईसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे पड़ोसी देश, भारत जता चुका है इस पर बार बार आपत्ति। जी हां, पड़ोसी देशों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर एक बार फिर अपनी बुरी नजर डाली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बैठक में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के उच्च गुणवत्ता वाले विकास और प्रमुख चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर सहमति जताई है। मालूम हो कि चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जिस पर भारत पूर्व में विरोध जता चुका है। बावजूद इसके चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर है। यह 8 फरवरी आम चुनावों के बाद शहबाज शरीफ की पहली चीन यात्रा है। जी हां, डॉन के अनुसार दोनों नेताओं ने सीपीईसी के उन्नयन और इसके दूसरे चरण में मेगा परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सीपीईसी के दूसरे चरण के उद्घाटन को देखने की संभावना है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बार बार भारत की आपत्ति जताने के बावजूद भी पाकिस्तान और चीन आदत से बाज नहीं आ रहे, वो लगातार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कवायद में लगे पड़े हैं। ऐसे में जब तक भारत कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, लगता नहीं कि ये दोनों के दोनों देश शांत हो पाएंगे। जी हां, ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारत इस पर क्या बड़ा कदम उठाता है, लेकिन पाकिस्तान को अकल लाकर ही रहेगा अपना भारत। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने अब तक क्यों नहीं दी नरेंद्र मोदी जी को बधाई, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा जवाब। दरअसल नरेंद्र मोदी जी 9 जून यानी कल को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका, रूस और इटली जैसे कई बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे चुके हैं। भारत के पड़ोसी देशों ने भी उन्हें बधाई दी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इस बीच प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा है कि वो भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने दावा किया है कि वो बातचीत के जरिए विवादों का समाधान चाहता है। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई क्यों नहीं दी, तो वे टालती नजर आई। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अपने नेतृत्व के बारे में फैसला करना भारत के लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि देश को भारत के चुनावी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भारत में सरकार का गठन चल रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को बधाई देने की बात करना जल्दबाजी होगी। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो सोच रहे हैं कि कहीं इस चुनावी महकमे में रिजल्ट आने के बाद कोई बड़ा उलटफेर हो जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार न बन जाए या किसी अन्य की सरकार न बन जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। और यही सोच के साथ अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को बधाई नहीं दी है। जी हां दोस्तों, इस पर आपका क्या जवाब होगा, भारी मात्रा में कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान का सपना वाकई में चूर चूर हो गया। पाकिस्तान हमेशा से ख्वाबों में जी रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ना बने, फिर एक बार पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं भेजा न्योता तो भड़के पाकिस्तानी कहने लगे भारत के लिए पाकिस्तान का कोई महत्व ही नहीं है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। 9 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने पड़ोसियों को बुलाया है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन 2019 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया।
वहीं अब 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण में भी पाकिस्तान को भारत ने इग्नोर किया है। इसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत सार्क की अपनी सेटिंग कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी का क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई भी देश भारत को निकाल कर पाकिस्तान के साथ आने को तैयार नहीं है। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव देखा गया है, फिर भी शपथ ग्रहण में मालदीव को आमंत्रित किया गया है जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ शामिल होंगे। इसको लेकर कमर चीमा ने हैरानी जताते हुए कहा कि मालदीव को भारत ने आमंत्रित किया है क्योंकि मालदीव उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत समझता है कि मालदीव की गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि उसे इग्नोर किया जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि मालदीव को साथ मिला लो। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि भारत का इतना बड़ा पड़ोसी पाकिस्तान है, लेकिन क्या वो उसकी तरफ आगे बंद किए हुए है। चीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान अपनी रीजनल सेटिंग नहीं कर सकता क्योंकि सबसे बड़ा डर है कि पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कह दिया है कि हमारे लिए बड़ी समस्या है अफगानिस्तान, हम जा नहीं सकते और इधर यानी भारत वाले हमें आने नहीं देते। हम हर तरीके से चारों तरफ से घिर चुके हैं। यानी कि दोस्तों इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की है। अब वैसे में मालदीव की बात कर लेते हैं, जहां पहले चलाया इंडिया आउट कैंपेन। अब मुइज़ को क्यों आई भारत की याद, प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण में आने के क्या है उसके मायने आपको बता दें। मालदीव में जब से भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली राष्ट्रपति पद से हटे और चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़ ने पदभार संभाला, उसके बाद से अब तक भारत मालदीव रिश्ते कई मोड़ से गुजरे हैं। मालदीव की सत्ता संभालते ही इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइज़ ने भारतीय सैनिकों को वहां से हटाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। उन्हीं मुइज़ ने भारत में लोकसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव के विकास के लिए खुलकर मदद की अपील की थी। भारत सरकार की ओर से न्योता मिलने के बाद मुइज़ ने कहा है कि भारत सरकार से आमंत्रण मिलना सौभाग्य की बात है। मालदीव की सरकार हो या उसके सत्ताधारी दल के नेताओं ने बीते 24 महीनों में भारत के खिलाफ उकसावे भरी कई बयान दिए हैं। ऐसे में मुइज़ का बीच चुनाव में मोदी से मदद मांगने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद मुइज़ ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने और पुराने सहयोग को फिर से बहाल करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। उसी समय मुइज़ ने अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेजा ताकि लंबे तनाव से बनी खाई और दूरियों को पाटा जा सके। तो वहीं बता दें, अमेरिका के 22 शहरों में मनाया जाएगा नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत का जश्न। जी हां, अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बोले तो OFBJP USA के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाएंगे। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वॉशिंगटन, बोस्टन, टाम्पा, एटलांटा, ह्यूस्टन, इलास, शिकागो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जाएगा। OFBJP USA के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने कहा कि इस शुक्रवार से अगले रविवार तक अमेरिका के 22 शहरों में उनकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। OFBJP USA के सदस्यों ने चुनाव अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में कार रैलियां निकाली हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर अभी के बता दें, जहां बिना इनर लाइन परमिट हिमाचल के किन्नौर में दाखिल हुआ चीनी युवक धर दबोचा। 10 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिला पुलिस ने शुक्रवार को इनर लाइन परमिट का उल्लंघन करने के आरोप में किन्नौर जिले के समधो क्षेत्र से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इस चीनी नागरिक का नाम युडोंग गो है और उसकी पत्नी भारतीय मूल की नागरिक है। चीनी मूल का युवक गुरुवार देर शाम अपनी भारतीय मूल की पत्नी के साथ बिना इनर लाइन परमिट के किन्नौर तिब्बत सीमा में प्रवेश करने के लिए यात्रा कर रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। शुक्रवार को उसे किन्नौर रेकांग पीओ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले बिहार में भी एक चाइनीज के घुसने की कल की खबर आई थी, जो हमने आपको कल बताया था। ऐसे में लगातार भारत में घुसपैठ करने पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या इन घुसपैठियों की वजह से भारत की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं ढिलाईपन है? क्या इसका उजागर होता है या कुछ और? जो भी आपकी राय हो बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर किलर पनडुब्बी बनाने के लिए जर्मनी ने भारत को दिया गेम चेंजर ऑफर। AIP टेक्नोलॉजी ही क्यों चाहिए? आपको बता दें, भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 नई पनडुब्बियां बनाना चाह रही है जो AIP टेक्नोलॉजी से लैस हो और इसके
के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट 75I है। आई का मतलब इंडिया है। इन पनडुब्बियों में फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP टेक्नोलॉजी से लैस होगी ताकि पनडुब्बियों के पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी काफी कम हो जाए ताकि दुश्मन के सोनार पनडुब्बियों को ट्रैक ना कर सके। लेकिन AIP टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है जो पनडुब्बियों को लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने की क्षमता देगी और जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तार के साथ से अपने लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता भी देगी। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां कारगिल के हीरो से युद्ध लड़ेगा यूक्रेन, फ्रांस देगा मिराज 2000 फाइटर जेट। पुतिन की बढ़ गई टेंशन। दरअसल रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसमें यूक्रेन को बहुत बड़ी मदद मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन में भेजने और उसके पायलटों की ट्रेनिंग देने की रूपरेखा तैयार की है। 6 जून को इससे जुड़ी घोषणा की गई। F-16 के बाद मिराज 2005 यूक्रेनी वायुसेना में शामिल होने वाला दूसरे प्रकार का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है। यूक्रेन को मिराज की ताकत मिलना रूस के लिए टेंशन वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी मिराज के जरिए भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों पर पिन पॉइंट निशाना लगाया था। मैक्रोन ने फ्रेंच टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि कल हम एक नया सहयोग शुरू करेंगे और मिराज 2000-5 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन में स्थानांतरित करने की घोषणा करेंगे और अपने यूक्रेनी पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षित करेंगे। तो वहीं बता दे, पुतिन की सीक्रेट बेटियां अचानक आई सबके सामने। पिता की राजनीतिक विरासत पर नजर। 9 साल का भाई भी दौड़ में दिखाई दिया। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परिवार को सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखा जाता है। उनकी दोनों बेटियों के बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं, इसीलिए उनको पुतिन की सीक्रेट बेटी भी कहा जाता है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। जनता की निगाहों से दूर रहने वाली पुतिन की बेटियां सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों को हाल ही में रशिया के अभिजात वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच पर देखा गया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पुतिन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आसानी से ट्रांसफर की कोशिश है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की 37 साल की बेटी कैटरीना तिखोनोवा हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर दिखाई दी। उनकी बड़ी बहन मारिया वोरोत्सोवा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। माना जा रहा है कि ये समाज में परिवार की जगह पक्की करने की एक भव्य योजना का हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की करतूत, इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली, जिसके बाद भारतीय मूल के सांसद ने जो जवाब दिया वो सोचने वाली बात। दरअसल भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने शनिवार को कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के पोस्टर लगाने पर चिंता व्यक्त की। आर्य ने दावा किया है कि खालिस्तान समर्थक एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पुतले लगाकर हिंदू कनाडाई लोगों में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री के पुतले पर गोलियों के निशान दिखाए गए और सामने उनके हत्यारे सिख अंगरक्षकों के हाथ में बंदूकें थी। कनाडाई संसद सदस्य ने कहा, यानी आर्या ने कहा है कि अगर इसे चुनौती नहीं दी गई तो ये वास्तविक रूप ले सकता है। बंदूकों की तस्वीरों का इस्तेमाल संदेश देने के लिए आसानी से किया जा रहा है। अगर इसे चुनौती नहीं दी गई तो ये कुछ वास्तविक रूप ले सकता है। आर्य ने जोर देकर कहा है कि इंदिरा गांधी के माथे पर बिंदी को प्रमुखता से लगाने का उद्देश्य दुगुना रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए था कि उनका टारगेट हिंदू कनाडाई ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले साल भी जून में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए कनाडा में एक झांकी परेड का आयोजन किया गया था, जिसकी भारत ने कड़ी आलोचना की थी। ऐसे में अगर आप भी मानते कि आर्या ने जो बातें कही हैं सांसद चंद्र आर्या ने वो एकदम कटु सत्य है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कनाडाई एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो इसको रियलिटी में बदलेंगे, जो कि भारत के लिए बड़े ही खतरे की खबर है दोस्तों। ऐसे में भारत सरकार को इस पर वाकई में अटेंशन पे करना चाहिए। आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां पाकिस्तान में क्या फिर होने वाला है सेना का कब्जा, सभी मुद्दों पर चारों खाने चित, राजनीतिक दल दिख रहे बेबस। जी हाँ, पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसी के साथ राजनीतिक अस्थिरता भी देश के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने उभर आई है। घरेलू और विदेशी हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य शासन की सुगबुगाहट होने लगी है। दोस्तों ये सवाल उठ रहा है कि क्या सेना ही एकमात्र संस्था है जो देश को संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार
पत्रकार यूसुफ नजर ने फ्राइडे टाइम्स में अपने लेख में उन पहलुओं को उठाया है जो एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता सेना के हाथों में जाने का इशारा करती है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र के बजाय तानाशाही आर्थिक संकट का हल है। इसके लिए उन्होंने ये तर्क भी दिया है कि दुनिया की 8% से भी कम आबादी पूर्ण लोकतंत्र में रहती है, जबकि 40% सत्तावादी शासन के तहत रहती है। इकानमी की हालत इन तानाशाही शासन वाले देशों में बेहतर दिखती है। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने लिया अरविंद केजरीवाल का नाम आखिर क्यों? दरअसल जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का उदाहरण दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के समक्ष गुरुवार को अपनी पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की। इमरान खान ने जिक्र किया है कि भारत में आम चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था ताकि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में अत्याचार का सामना कर रहे हैं जहां अघोषित मार्शल लॉ लगा हुआ है। ऐसे में इमरान खान ने भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत के न्यायिक व्यवस्था को बेहतरीन बताया है दोस्तों, और पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती की। तो वहीं आपको बता दें, हज करने पहुंचा दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी, जिसको देख चूमने लगे मुस्लिम। जी हां, सऊदी में हज करने पहुंचा हक्कानी चीफ। सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर में इन दिनों हज चल रहा है। दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुसलमान हज करने के लिए मक्का पहुंचे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की। सिराजुद्दीन हक्कानी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के सरगना पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। सिराजुद्दीन पर अमेरिका और भारत के नागरिकों पर हमले करने का भी आरोप है। मक्का में काबा के पास सिराजुद्दीन हक्कानी के पहुंचने पर वहां कई लोगों ने उसको घेर लिया। आलम ये हो गया कि कई हज यात्री उसे चूमने लगे और गले लगाने लगे। बड़ी संख्या में हज यात्रियों ने उसको घेर लिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सिराजुद्दीन हक्कानी को हज करने की छूट दी है। हक्कानी के अलावा 3 अन्य तालिबानी आतंकियों को भी मक्का में हज करने की अनुमति दी गई है। ये सभी तालिबानी सरकार में पद संभाल रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान शासन आने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर रवाना हुआ है। हक्कानी के यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यूएई से हुई थी। वहां यूएई के राष्ट्रपति ने तालिबानी आतंकियों का जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि हक्कानी चीफ की यह पूरी यात्रा अमेरिका के इशारे पर यूएई ने आयोजित करवाई है। अमेरिका को डर है कि तालिबान सरकार ईरान के ज्यादा करीब जा रही है, इससे ईरान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद अभी तक उसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान का कभी सबसे करीबी रहा पाकिस्तान भी अब उससे कन्नी काट रहा है। तालिबान और पाकिस्तान में बहुत तनावपूर्ण हालात हैं। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि तालिबान इस पर बड़ी चाल चल रहा है ताकि मान्यता मिले बिना ही दुनिया भर के देशों के साथ उसकी दोस्ती बढ़ सके। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस यात्रा की कड़ी आलोचना हो रही है, वो भी तब जब हक्कानी एक हत्यारा है। तो वहीं दुनिया भर से मांग हो रही है कि तालिबान महिलाओं को अधिकार दे और उन्हें पढ़ाई का अधिकार दे। तो वहीं तालिबानी अब महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विरोध करने वालों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। जितनी महिलाएं पढ़ने के लिए आगे आ रही हैं, स्कूल जाने के लिए आगे आ रही हैं, उतना ही उनको दबाया जा रहा है। तालिबान में महिलाओं पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों। लोगों के सामने कोड़े मारे जा रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो सामने नहीं आ रही। आप समझ सकते हैं कि जब खुलेआम कोड़े मारे जा सकते हैं सरिया कानून के मुताबिक, तो पीठ पीछे कितने महिलाओं की इन्होंने हत्या की होगी दोस्तों, कितना उनके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को शेयर करते चलिएगा ताकि हर किसी को रियलिटी पता चल सके। तो वहीं आपको एक और बड़ी खबर हम बताते हैं, जहां नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया था प्रधानमंत्री पद का ऑफर, लेकिन क्या नीतीश कुमार की पार्टी ने उसको ठुकरा दिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया? क्या है बड़ी खबर, क्या है जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा? आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी कल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नई बनने वाली केंद्रीय मंत्री परिषद की सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को हुई बैठक में
एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। अब इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आज तक मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है। केसी त्यागी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया है, वरना प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी आपको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, और ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे। हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ये कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार हमारे नेता और हमारी पार्टी के साथ हुआ उसी का नतीजा था कि हम इंडी गठबंधन से बाहर आए और एनडीए ज्वाइन किया। इतिहास गवाह है कि उस दिन से ही फिजा बननी शुरू हो गई। जब केसी त्यागी से ये पूछा गया कि विपक्ष के किन नेताओं ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में नाम बताना ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस तरह के प्रपोजल हमारे नेता के पास आए थे। विपक्ष के कई शीर्ष नेता नीतीश कुमार से बात करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि पीछे झांकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ही मजबूत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमने आपको बड़ी खबर बताई है, जहां नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री तक बनने का ये ऑफर दिया था। दोस्तों, हमने आपको जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन आपसे कहा था कि देखना इंडिया गठबंधन आपको यानी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने तक का बड़ा ऑफर देगी, ताकि एनडीए की सरकार गिर जाए, बीजेपी की सरकार गिर जाए और इंडिया अलायंस की सरकार बन सके। लेकिन दोस्तों, जेडीयू के नेता ने बताया है कि उन्होंने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार अगले पूरे 5 साल तक के लिए इंडिया गठबंधन को नकारते हैं और एनडीए के साथ बने रहते हैं कि नहीं। बहरहाल आपकी इस पर राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और हर किसी को यह बात पता चले कि नीतीश कुमार को ऑफर मिला था। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। तो वहीं आपको बता दो, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। योगी की बैठक में नहीं पहुंचे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, दिल्ली में मौजूद। ये है सबसे बड़ी वजह है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने यूपी लोकसभा की सीटों पर मिली हार के बाद मंथन करना शुरू कर दिया है। संगठन के लोग अब आंतरिक सर्वे कर हार की सही वजह की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, जहां सीएम योगी जी की बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे, नदारद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की बैठक में नजर नहीं आए। इसके बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि बीते कल दिल्ली में भाजपा एनडीए के नेताओं की बैठक थी, इसीलिए दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली गए हुए थे। वहां से दोनों वापस नहीं लौटे और दिल्ली में ही रुके हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी की शपथ समारोह में शामिल होंगे और यही कारण है कि वो वापस लखनऊ नहीं लौटे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं किसी का कहना है कि डिप्टी सीएम पाठक आज ऋषिकेश जा रहे हैं। बहरहाल क्या है रियलिटी वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगी दोस्तों। लेकिन इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और जाते जाते एडवांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनने के लिए, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई या फिर कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। और भारी मात्रा में वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।